हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजय's अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 2.5 ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स दिया रहेगा, उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे और फॉर्म करने के बाद में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं, तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। तो देखिए क्या है, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा वो सिर्फ वन वेरिएबल वाला रहेगा। आई बात समझ में? उसमें आपको एक ही वेरिएबल अज्यूम करना है, ठीक है। तो यू विल अज्यूम ओनली वन वेरिएबल। जैसे हम लीनियर इक्वेशन में करते थे, लीनियर इक्वेशन में हम दो वेरिएबल अज्यूम करते थे। क्यों दो वेरिएबल अज्यूम करते थे? क्योंकि हमको वहाँ पे दो अलग अलग इंडिपेंडेंट कंडीशन दिया होता था। यहाँ पे आपको दो इंडिपेंडेंट कंडीशन नहीं दिया होगा, आपको एक कंडीशन दिया होगा जिससे आप वेरिएबल को कंपेयर करोगे और दूसरा कंडीशन दिया होगा जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। हम लोग अभी सम्स में देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो आप बस ध्यान में रखो कि आपको सिर्फ एक वेरिएबल अज्यूम करना है, मतलब यू विल अज्यूम ओनली वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल अज्यूम करेंगे तो दूसरा वेरिएबल कहाँ से मिलेगा? तो क्वेश्चन में आपको दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दो चीज़ों के बीच में क्या दिया रहेगा? कंपैरिजन दिया रहेगा। जैसे द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। समझ में आया? यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ में क्या दिया है? कंपैरिजन दिया है। आई बात समझ में? तो ये एक कंडीशन है, लेकिन इस कंडीशन से हमको सिर्फ क्या मिलेगा? वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले कंडीशन से हमको क्या मिलेगा? हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो इसमें दो कंडीशन दी हुई हैं, लेकिन पहले वाले कंडीशन से हमको सिर्फ वेरिएबल मिलेगा और दूसरे वाले कंडीशन से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने को मिलेगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आपको एक ही वेरिएबल अज्यूम करना है। फिर उसके बाद में देयर विल बी कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। तो जो भी दो चीज़ रहेंगी ना, उनके बीच में क्या रहेगा? कंपैरिजन रहेगा। दो नंबर के बीच में कंपैरिजन रहेगा, दो पर्सन्स के एज के बीच में कंपैरिजन रहेगा, रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ के बीच में कंपैरिजन रहेगा। तो ऐसा आपको कंपैरिजन दिया रहेगा। तो आपको एक वेरिएबल अज्यूम करना है और जो दूसरा वेरिएबल होगा वो पहले वाले वेरिएबल के ऊपर क्या रहेगा? डिपेंड रहेगा। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे क्या बोला है? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मोर बोला है ना। लेंथ जो है वो 4 ज़्यादा है, किससे? ब्रेथ से। तो मैं लेंथ या ब्रेथ में से किसी एक को क्या करूँगा? एक्स अज्यूम करूँगा और जो दूसरा वेरिएबल रहेगा वो मुझे इस 4 मोर वाले कंडीशन से मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो, आपको एक्स किसको अज्यूम करना है? जिसके बारे में कंपैरिजन किया रहेगा ना। जैसे लेंथ क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है? किससे कंपेयर किया है? ब्रेथ से कंपेयर किया है। तो आप ब्रेथ को एक्स लोगे, आई बात समझ में, और आपका लेंथ क्या हो जाएगा? फिर ब्रेथ अगर एक्स है तो लेंथ उससे 4 ज़्यादा है, तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? जिससे कंपेयर किया है उसको आपको एक्स लेना है। आई बात समझ में? वैसा फिर उसके बाद में देयर विल बी कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन रहेगा, एक वेरिएबल लेने का, दूसरा वेरिएबल अज्यूम करने, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। सो द सेकेंड वेरिएबल, जो दूसरा वेरिएबल रहेगा, विल बी डिपेंडेंट ऑन द वेरिएबल यू अज्यूम्ड। जो सेकेंड वेरिएबल रहेगा वो जो पहला वेरिएबल हमने अज्यूम किया ना उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। आई बात समझ में? तीसरा देखो क्या दिया है, तीसरा स्टेप, देयर विल बी अ कंडीशन गिवन विच विल हेल्प यू टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे इसमें ये कंडीशन दिया है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 60 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है वो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जब मैंने ब्रेथ को x अज्यूम किया है तो लेंथ मेरा क्या हो जाएगा? 4 ज़्यादा है, मतलब ये x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 4 हो जाएगा। तो ये x अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा। अब एरिया कितना दिया है अपने को? एरिया 60 दिया है, ये 60 दिया है। अब ये 60 इधर प्लस है, वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये -60 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो देखो 60 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई बात समझ में? तो हमको जो तीसरा स्टेप है वो क्या ध्यान में रखना है कि देयर विल बी अ कंडीशन गिवन
विच विल हेल्प यू टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक ऐसा कंडीशन दिया रहेगा जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में मदद करेगा। और लास्ट में क्या करना है आपको, लास्टली यू विल सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड योर आंसर। तो हमको जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा ना, जो फाइंड आउट करना है वो हमको यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। तो वापस एक बार देख लो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको एक ही वेरिएबल अज्यूम करना है और दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन रहेगा, तो जिससे कंपेयर किया है उसको x लेने का और दूसरा वेरिएबल अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको सेकंड वेरिएबल मिल गया। फिर उसके बाद में आपको एक कंडीशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, जिस कंडीशन से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, वो कंडीशन मिलने के बाद में आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे और आपका आंसर फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो जैसे ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए लिया है एक। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। देखो क्या बोला है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मोर बोला है ना। तो लेंथ क्या है, 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा मतलब 4 मोर बोलेगा मतलब +4। आप मेरा लीनियर इक्वेशन वाला जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम कराया है ना, उसमें आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया है कि जब मोर रहेगा तो क्या करने का, लेस रहेगा तो क्या करने का, सम रहेगा तो क्या करने का, डिफरेंस रहेगा तो क्या करने का, प्रोडक्ट रहेगा तो क्या करने का, ये सब मैंने बताया है। एज वाले सम में जब ओल्डर बोलेगा तो क्या करने का, जब आगे की बात करेगा हेंस या लेटर की बात करेगा तो क्या करने का, वो सब मैंने बताया है आपको। तो देखो अगर मैंने ब्रेथ को यहाँ पे जिससे कंपेयर किया है, ब्रेथ से कंपेयर किया है, तो अगर मैंने ब्रेथ को x लिया, ठीक है, तो लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ 4 ज़्यादा है। किससे 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा मतलब क्या है, +4 है। किससे +4 है, ब्रेथ से, तो x +4 हो जाएगा। अब लेंथ और ब्रेथ मिल गया, एक वेरिएबल ये मिल गया, एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल ये मिल गया। अब हमको क्या बोला है, एरिया बोला है। तो एरिया का फॉर्मूला तो सिंपल सबको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ x +4 है और ब्रेथ क्या है, x है। तो इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स x², x इंटू 4x प्लस, और एरिया का वैल्यू 60 दिया था। अब x² + 4x - 60 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब अपने को क्या करने का है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स देखे थे, है ना। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा फॉर्मूला मेथड। तो आप यहाँ पे तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा आपको कि आप फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि इसमें जो नंबर्स है वो छोटे छोटे होते हैं और आप आसानी से फैक्टर उसका निकाल सकते हो। तो फैक्टराइजेशन मेथड से 4 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में। तो देखो अब अपने को मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, देखो 1 × 60 60 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 60 चाहिए और माइनस करके 4 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 60 चाहिए और माइनस करके 4 चाहिए। आई बात समझ में। तो 10 और 6 मेरा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। 10 × 6 = 60 होता है और 10 - 6 4 आता है, ठीक है। तो हमारा फैक्टर क्या हो गया, 10 और 6। तो आप लोग लिखोगे देयरफॉर x² प्लस बड़ा नंबर 10x प्लस इंटू माइनस छोटा नंबर 6x माइनस 60 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेने का, इन दोनों में से कॉमन लेने का, देयरफॉर x इंटू एक्स प्लस 10, x कॉमन लिया तो अंदर x + 10 बचेगा। सेम ब्रैकेट यहाँ पे भी आना चाहिए, x + 10, ठीक है। तो देखो साइन क्या है, अलग अलग है तो माइनस बाहर आएगा, ठीक है। 6x में से x इधर आ गया तो 6 इधर बचा, = 0। आई बात समझ में। अब जो 2 ब्रैकेट है उसको एक बार लिखने का, x + 10 मेरा एक ब्रैकेट और x - 6 मेरा दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। अब ये = 0 होता है, ये = 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर x + 10 = 0 और x - 6 = 0। देयरफॉर x + 10 उस साइड जाएगा तो -10 हो जाएगा और x - 6 उस साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो हमको x का 2 वैल्यू मिल गया है ना, हमको x का 2 वैल्यू मिल गया। आपको भी x का 2 वैल्यू मिलेगा, लेकिन उसमें से एक वैल्यू है ना कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कैसे, देखो x = -10 मिला। x हमने किसको लिया था, ब्रेथ को लिया था। अब किसी भी रेक्टेंगल का ब्रेथ नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है। तो x = -10 वैलिड नहीं होगा। तो आप इधर लिखोगे बट x = -10 इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, नॉट वैलिड लिखोगे, ठीक है। और साइड में रीज़न लिखोगे, सिंस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कैनॉट बी नेगेटिव। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो x का वैल्यू अपना क्या हो जाएगा, देयरफॉर
एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है 6 मीटर, मतलब ब्रेथ कितना हो गया 6 हो गया, अपने को लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड आउट करना है। ब्रेथ 6 हो गया तो लेंथ कितना हो जाएगा 6 + 4, तो x + 4 कितना हो जाएगा 6 + 4, 6 + 4 = 10 मीटर, ठीक है। तो लेंथ 10 मीटर मिल गया और ब्रेथ 6 मीटर मिल गया। तो ऐसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, बहुत आसान है, ठीक है। अब हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट 2.6 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.6, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years अगो एंड 3 years हेंस इज 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। आई बात समझ में। तो हमको क्या बोला है कि जो प्रगति है उसका एज 2 साल पहले और 3 साल बाद, 2 साल पहले, अब यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ नहीं दिया है, एक ही चीज़ दिया है, एज दिया है, लेकिन एज को भी 2 बार लिया है, एक 2 साल पहले का और एक 3 साल बाद का। आई बात समझ में। तो उनका प्रोडक्ट कितना है 84 है, हमको फाइंड हर प्रेजेंट एज निकालना है। तो जब भी एज वाला सम होगा तो आपको अज्यूम क्या करना है, प्रेजेंट एज अज्यूम करना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी x ईयर्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी x ईयर्स। आई बात समझ में। फिर हमको क्या बोला है कि प्रगति का एज 2 साल पहले, अब प्रगति का एज 2 साल पहले कितना होगा, अगर प्रेजेंट एज x है तो 2 साल पहले कितना होगा। जैसे मेरा एज अभी 15 ईयर्स है, ठीक है, अभी 15 ईयर्स है, तो 2 साल पहले कितना होगा मेरा एज, कितना होगा 13 होगा। आई बात समझ में। तो मैंने 15 में क्या किया तो 13 मिला मुझे, 15 में मैंने क्या किया 2 माइनस किया ना, 2 को माइनस किया। तो समझो कि x ईयर्स अभी मेरा प्रेजेंट एज है, तो x में से जब मैं 2 माइनस करूँगा तो मुझे 2 साल पहले का एज मिलेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप लोग 2 साल पहले का एज निकालोगे। देयरफॉर प्रगतिज एज 2 years अगो इज इक्वल टू x माइनस 2 years, ठीक है, x माइनस 2 years। प्रेजेंट एज x है तो 2 साल पहले 2 साल माइनस कर देंगे हम लोग। फिर उसके बाद में 3 years हेंस बोला है, 3 years हेंस मतलब 3 साल बाद, 3 years हेंस मतलब 3 साल बाद। तो 3 years हेंस कितना हो जाएगा, अभी प्रेजेंट एज मेरा x है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, और इसमें 3 साल ऐड हो जाएगा ना, तो x + 3 हो जाएगा। देयरफॉर प्रगतिज एज थ्री ईयर्स हेंस, हेंस लिखो या आफ्टर लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 3 ईयर्स, ठीक है। तो हमको क्या बोला है कि प्रोडक्ट जो है 2 साल पहले का और 3 साल बाद का कितना है 84 है। तो ये 2 साल पहले का एज है, ये 3 साल बाद का एज है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का देयरफॉर बाय द गिवन कंडीशन, देयरफॉर बाय द गिवन कंडीशन, ये मल्टीप्लाई बाय ये, प्रोडक्ट मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x + 3 इज इक्वल टू 84। आई बात समझ में। x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x + 3 इज इक्वल टू 84। तो अब 2 ब्रैकेट आपको मल्टीप्लाई करने आता है, क्या करेंगे, पहले नंबर से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का, फिर इससे ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x + 3, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय x + 3, ठीक है, इज इक्वल टू 84 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, x × x क्या हो जाएगा, देयरफॉर x × x x² हो जाएगा, x × x x² हो गया, x × 3 3x हो जाएगा, प्लस 3x, ठीक है। फिर -2 × x -2x हो जाएगा, फिर प्लस × माइनस है, इधर प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, ठीक है, माइनस × प्लस माइनस 2 3 = 6, तो -6 आ जाएगा। और ये 84 जो है वो इक्वेशन के राइट साइड में, उसको ये साइड ले लो, तो +84 ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी -84 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगा देखो, x², ठीक है, प्लस 3x - 2x
प्लस 3x माइनस 2x प्लस x बचेगा 1x मतलब सिर्फ x, और -6 माइनस 84, माइनस माइनस रहेगा तो ऐड करने का माइनस का साइन, तो हो जाएगा -84 + 6 90 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन से करेंगे। मल्टीप्लाई करके 90 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 90 चाहिए, माइनस करके 1 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 10 9 ज़ा, तो 10 और 9 हो गया। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस दोनों में से बड़ा नंबर 10x प्लस इंटू माइनस माइनस छोटा नंबर, ठीक है, -90 इज इक्वल टू 0। अब आपको अगर टीचर बोलेगी कि साइन लिखना है यहाँ पे, तो 10x का क्या साइन है, प्लस है, प्लस दे दो, 9x का क्या साइन है, माइनस है, तो माइनस दे दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको इन दोनों में से कॉमन निकालना है। देयरफॉर इसमें से x कॉमन आया, अंदर बचेगा x + 10, ठीक है, माइनस x + 10 बचेगा, माइनस यहाँ पे माइनस डायरेक्ट नहीं आएगा, ये सेम ब्रैकेट पहले यहाँ पे लिख दो, x + 10, देखो साइन क्या है, अलग अलग है, तो माइनस बाहर आएगा, 9x में से x आ गया, इधर 9 बचा, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दो ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखने का, x + 10, और ये x - 9 एक बार लिखने का, x - 9 एक बार, इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो x + 10 मेरा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x - 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x + 10 इज इक्वल टू 0 और x - 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये जो +10 है वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10, और ये -9 वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9। दो वैल्यू मिला, एक वैल्यू वैलिड नहीं होगा, एक वैल्यू वैलिड नहीं होगा। कौन सा वैल्यू वैलिड नहीं होगा, -10, क्योंकि x क्या है हमारा, x हमारा प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति भी x लिया है हमने, x प्रेजेंट एज है, तो एज कभी भी -10 होता है क्या, एज कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बट x इज इक्वल टू -10 इज नॉट वैलिड, ठीक है। रीजन लिखने का, सिंस एज कैनॉट बी नेगेटिव, एज कैनॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो एज कैनॉट बी नेगेटिव आ गया, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 9 हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। अब x का वैल्यू 9 हो गया, हमको क्या निकालने बोला था, फाइंड द प्रेजेंट एज, ठीक है। x का वैल्यू 9 आ गया, देयरफॉर लास्ट में आंसर लिखोगे, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर्स, ठीक है। आई बात समझ में? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आपको बस दो बात ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमको एक वेरिएबल अज्यूम करना है, और अगर दूसरा दो चीज़ों के बीच में कंपेयर होगा तो जो दूसरा वेरिएबल बनेगा वो इसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। यहाँ पे हमको दो चीज़ नहीं दिया था, एक ही चीज़ दिया था, लेकिन उसका दो अलग अलग कंडीशन दिया था, 2 साल पहले का, 3 साल बाद का। तो x में से 2 माइनस किया तो 2 साल पहले गया, x में से 3 प्लस किया तो 3 साल बाद गया। इन दोनों का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट वाला जो हम लोग को था उससे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, सॉल्व किया और हमको आंसर मिल गया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। आपके टेक्स्ट बुक में जो पुराना टेक्स्ट बुक है उसमें ये इवन वर्ड नहीं दिया है, तो आप इवन वर्ड वहाँ पे ऐड कर दो, सिर्फ नेचुरल नंबर बोला है। नेचुरल नंबर से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, इवन नेचुरल नंबर लिखो इधर। फाइंड द नंबर्स हमको, ठीक है, फाइंड द नंबर्स बोला है हमको। तो सबसे पहले आप लोग समझो कि कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, एक के बाद एक नंबर आते हैं ना, उनको हम कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 कॉन्जिक्यूटिव है, 2 3 कॉन्जिक्यूटिव है, 3 4 कॉन्जिक्यूटिव है, 4 5 कॉन्जिक्यूटिव है, 5 6 कॉन्जिक्यूटिव है, 6 7 कॉन्जिक्यूटिव है। मतलब बाजू बाजू वाले नंबर जो होते हैं उनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। 1 2 कॉन्जिक्यूटिव, 2 3 कॉन्जिक्यूटिव, 3 4 4 5 5 6 7, ये सब जो है बाजू बाजू वाले नंबर जो होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं। आई बात समझ में? तो हमको बोला है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, वो भी कैसे नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या, इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे वो बढ़ते जाएगा, ठीक है, ये इवन नंबर्स होते हैं। अब हमको बोला है कि ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम, जिनके स्क्वायर का सम, क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर बोला है ना, जिनका पहले तुम स्क्वायर करोगे और फिर ऐड करोगे तो उनका जो एडिशन आना चाहिए वो कितना आना चाहिए,
244 आना चाहिए। तो अभी हमको तो पहले वो नंबर पता नहीं है, ठीक है, तो हम पहले नंबर ढूंढेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो सबसे मतलब जो दो नंबर है ना उनमें से एक नंबर को x अज्यूम करता हूँ, ठीक है। जो एक नंबर है उसको मैंने x अज्यूम किया। तो सबसे पहले आप समझो कि जो भी इवन नंबर्स होता है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जो भी इवन नंबर होता है उसमें अगर मैंने 2 लिया तो मुझे 4 कैसे मिलेगा, +2 करके मिलेगा। मैंने अगर 4 लिया तो मुझे 6 कैसे मिलेगा, +2 करके मिलेगा। मैंने 6 लिया तो मुझे 8 कैसे मिलेगा, +2 करके। 8 लिया तो मुझे 10 कैसे मिलेगा, +2 करके। मतलब अगर मेरे पास एक इवन नंबर है तो मुझे अगला इवन नंबर कैसे मिलेगा, +2 करूँगा तो मिलेगा, ठीक है। तो मैंने अगर समझो पहला इवन नंबर मैंने x लिया तो उसके आगे वाला क्या मिलेगा मेरे को, x + 2 मिलेगा। आई बात समझ में। अब इनका स्क्वायर, इन नंबर का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करो और ऐड करोगे तो 244 आएगा, ठीक है, वो कंडीशन दिया है। स्क्वायर करके ऐड करो 244 आएगा और उसको सॉल्व करो तो हमको नंबर मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बी x। हमने जो पहला नंबर था उसको x ले लिया तो दूसरा नंबर क्या मिल जाएगा, x + 2 मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर द सेकेंड इवन नेचुरल नंबर विल बी x + 2 हो जाएगा ना, x + 2 हो जाएगा। पहले को x लिया तो दूसरा x + 2 हो जाएगा। यही तो इवन नंबर के बीच का रिलेशन है कि जो भी पहला नंबर रहेगा दूसरा उसको क्या मिलेगा, +2 करके मिलेगा। तो अगर एक नंबर x लिया तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर जस्ट बाजू वाला नंबर क्या मिलेगा, x + 2 मिलेगा। तो द सेकेंड इवन नेचुरल नंबर विल बी x + 2। अब हमको क्या बोला है, द सम ऑफ स्क्वायर्स बोला है। सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब इनके स्क्वायर का सम करना है। तो इधर लिखेंगे देयरफॉर बाय द गिवन कंडीशन इनका स्क्वायर करके ऐड करना है। मतलब x का स्क्वायर प्लस x + 2 का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए, 244 मिलना चाहिए, इज इक्वल टू 244। अब इसके बाद में x² प्लस x + 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 244 मिला। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये a + b द होल स्क्वायर है, इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर x² प्लस a + b द होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। मतलब a क्या है इधर, x² प्लस 2ab मतलब 2 × x × 2, 2 × 2 4x हो जाएगा, 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। आई बात समझ में। a² प्लस 2ab प्लस b²। अब ये 244 क्या है, उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। तो देखो x² प्लस x² क्या हो जाएगा, x² प्लस x² 2x² हो जाएगा। देयरफॉर x² प्लस x² 2x² हो जाएगा प्लस ये 4x। वैसे ही आप देखो -244 है प्लस 4 है, -244 प्लस 4 तो हो जाएगा -240, ठीक है। 244 में से 4 माइनस करो और ये बड़े नंबर का साइन इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मिला अपने को, 2x² प्लस 4x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब देखो तीनों टर्म में 2 क्या है, कॉमन है ना, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे इक्वेशन को क्या करता हूँ, डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 करता हूँ। तो यहाँ पे लिखो डिवाइड थ्रू आउट बाय 2। तो जब डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जब हम डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा देखो 2x² को डिवाइड किया, 2x² को डिवाइड किया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x² बचेगा, ठीक है। प्लस 4x को 2 से डिवाइड किया तो 2x मिलेगा, माइनस 240 को 2 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा, 120 मिलेगा, इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब हमको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करके 120 दे, मल्टीप्लाई करके 120 दे, माइनस करके 2 दे, मल्टीप्लाई करके 120 माइनस करके 2। अब 120 बड़ा नंबर हो गया ना,
120 बड़ा नंबर हो गया तो उसको फैक्टराइज करो, यहाँ पे फैक्टराइज करो 120, ठीक है। 2 6 जा 0, 2 3 जा 0, 2 15 जा, फिर 3 5 जा, फिर 5 1 जा, ठीक है। 2 नंबर ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करके 120 देने चाहिए, माइनस करके 2 देने चाहिए। कॉम्बिनेशन बनाओ, 2 नंबर का पेयर बनाओ। क्या क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, ठीक है। ऐसे आप लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। नहीं तो मैं डायरेक्टली बोलता कि 120 चाहिए, 10 और 12 लिख दो, मैं डायरेक्टली भी बता सकता था। लेकिन बड़ा नंबर जब आएगा तब आप क्या करोगे, बड़ा नंबर आएगा तो आप उसको पहले फैक्टराइज करोगे, फिर जो भी फैक्टर्स मिलेगा उनका पेयर बनाओगे, 2 ग्रुप में पेयर बनाओगे। तो मैंने क्या पेयर बनाया देखो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 एक नंबर हो गया, और 5 2 जा 10, 10 एक नंबर हो गया। तो 12 और 10 आ जाएगा, 12 और 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ऐसे आप लोग फैक्टर ढूंढ सकते हो बड़े नंबर्स का। तो 12 और 10 आ गया, तो अब वैल्यू पुट करो। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस बड़ा नंबर 12x माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस छोटा नंबर माइनस 120 इज इक्वल टू 0। टीचर बोलेगी साइन डालने का, तो प्लस 12 माइनस 10। देयरफॉर दोनों में से x कॉमन आ गया, x प्लस 12 बचा, ठीक है। यहाँ पे भी x प्लस 12 बचना चाहिए, इज इक्वल टू 0। साइन क्या है, अपोजिट है, तो माइनस 10x में से x इधर आ गया, 10 बचा। देयरफॉर x प्लस 12 मेरा एक ब्रैकेट और x माइनस 10 मेरा दूसरा ब्रैकेट, इज इक्वल टू 0। ऐसे फटाफट हाथ चलना चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड में। देयरफॉर ये इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 0, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं फैक्टराइजेशन मेथड फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पहले सिखाया है आपको, ठीक है। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब 12 वो साइड जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, और x माइनस 10 वो साइड जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। अब हमको क्या बोला है कि जो हमारा नंबर्स होगा वो क्या होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जो x मिला मेरे को वो माइनस मिला ना, तो माइनस 12 मतलब क्या, वो इवन है क्या, इवन तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है ना, नेगेटिव नंबर नेचुरल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 12 ना, माइनस 12 इज नॉट वैलिड, x इज इक्वल टू माइनस 12 इज नॉट वैलिड। क्यों, बिकॉज, ऐसा लिखो, बिकॉज माइनस 12 इज नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। देयरफॉर x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। मतलब हमारा जो पहला नंबर है, पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो x 10 है, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस 2, तो 10 प्लस 2 हो जाएगा, 10 प्लस 2 12। तो पहला नंबर 10 है और दूसरा नंबर 2 है। हमको क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स बोला है। तो 10 और 12 हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग लिखोगे देयरफॉर द नंबर्स आर 10 एंड 12, 10 एंड 12। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक फ्लो चार्ट दिया है, तो आपको वो फ्लो चार्ट के हिसाब से आपको सम सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंजेस ट्री, ठीक है। तो एक गार्डन है जो किसका है, मिस्टर मधुसूदन का है। उसमें कितना ऑरेंज ट्री है, 150 ऑरेंज ट्री है, ठीक है। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज़ 5 मोर देन ईच कॉलम। तो देखो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, समझो ये गार्डन है, ठीक है, समझो ये गार्डन है। तो ऐसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसा ट्रीज है, ऐसा ट्रीज है। आई बात समझ में। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, हॉरिजॉन्टल, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है तो ये रो है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये एक रो है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, ये एक रो है, ये हॉरिजॉन्टल, ये एक रो है। आई बात समझ में। और ये जो वर्टिकल होता है ना, वर्टिकल, ठीक है, ऐसा वर्टिकल, ठीक है, ये कॉलम्स है, ये क्या है, कॉलम्स है, ये सी है, कॉलम्स। आई बात समझ में। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होता है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होता है उसको हम रोज बोलते हैं, और वर्टिकल अरेंजमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं।
तो ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसमें कुछ रोज़ हैं, ठीक है, और कुछ कॉलम्स हैं। आई बात समझ में। फिर हमको बोला है कि जो रो में नंबर ऑफ ट्रीज़ है ना, रो में, एक रो में जितना नंबर ऑफ ट्रीज़ है ना, 1 रो की बात कर रहा हूँ, एक रो में जितना नंबर ऑफ ट्रीज़ है वो कॉलम में जितना नंबर ऑफ ट्रीज़ है ना उनसे 5 ज़्यादा है। कैसे? देखो, जैसे कॉलम में 10 ट्रीज़ है, कॉलम में 10 ट्रीज़ है, तो रो में कितना ट्री होगा? 5 ज़्यादा होगा। रो में कितना होगा? 5 ज़्यादा, मतलब इसमें 15 होगा, ऐसा हमको बोला है। अब कितना ट्रीज़ है वो नहीं पता, लेकिन कंडीशन क्या दिया है? जितना कॉलम में ट्रीज़ है ना उससे 5 ज़्यादा ट्री कितना है? रो में है। आई बात समझ में। तो द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो मतलब एक रो में, ईच रो मतलब एक रो में 5 ज़्यादा है किससे? कॉलम से। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। तो हमको फाइंड आउट क्या करने बोला है कि रो में कितना नंबर ऑफ ट्रीज है, रो में कितना नंबर ऑफ ट्रीज है और कॉलम में कितना नंबर ऑफ ट्रीज है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे 2 चीज़ दिया है, रोज दिया है और कॉलम्स दिया है, ठीक है। और रो का कंपैरिजन किससे किया है? कॉलम से किया है। रो में 5 ज़्यादा है कॉलम से। आई बात समझ में। तो हम कॉलम वाले को x लेंगे, फ्लो चार्ट में भी कॉलम वाले को क्या लिया है? x लिया है। आई बात समझ में। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इस गार्डन में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ कितना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? एक एक बैठ के गिनोगे क्या? 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ऐसा नहीं। क्या करोगे? जितना भी एक रो में ट्री है ना, एक रो में जितना ट्री है और एक कॉलम में जितना ट्री है, उनको क्या कर दोगे? आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको टोटल का वैल्यू मिल जाएगा, और टोटल का वैल्यू हमको दिया है क्वेश्चन में, 150 दिया है। आई बात समझ में। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ, मैं इधर क्या लिखूँगा? लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, इन ईच कॉलम, पहले कॉलम लिखेंगे हम लोग, इन ईच कॉलम, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम बी एक्स, ठीक है, बी एक्स। देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो विल बी, कितना हो जाएगा? कॉलम में x है तो रो में 5 ज़्यादा है ना कॉलम से, तो कॉलम में अगर x है तो रो में क्या हो जाएगा? 5 ज़्यादा हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। अब एक रो में x ट्रीज़ है, एक कॉलम में x + 5 है, तो मैंने क्या बताया? टोटल निकालने के लिए जितना भी एक रो में ट्रीज़ रहेगा और जितना एक कॉलम में ट्रीज़ रहेगा उनको क्या करने का? मल्टीप्लाई, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ मिल जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय द गिवन कंडीशन, ऐसा लिखो, बाय द गिवन कंडीशन x मल्टीप्लाई बाय x + 5 = 150। आई बात समझ में। x मल्टीप्लाई बाय x + 5, रो का नंबर, कॉलम में जितना ट्रीज़ है, रो में जितना ट्रीज़ है, मल्टीप्लाई किया = 150। तो ये मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x हो जाएगा, और ये 150 वैसे ही रहेगा। 150 प्लस में ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, x² + 5x - 150 = 0। अब ऐसा 2 नंबर ढूंढो जो मल्टीप्लाई करके 150 आता है और माइनस करके क्या आता है? 5 आता है, ठीक है। आप लोग ढूंढो, फैक्टराइज करो, वीडियो पॉज करो और फैक्टराइज करो। तो देखो, मल्टीप्लाई करके 150 चाहिए, तो 150 को फैक्टराइज करो ना, क्या हो जाएगा? 2 7 5, फिर 3 2 5, ठीक है। फिर उसके बाद 5 5 5 1। देखो सिंपल है, 5 3 15, 5 2 10। मैं डायरेक्टली 15 और 10 बता सकता था आपको। 15 - 10 क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा, और 15 × 10 क्या हो जाएगा? 150 आ जाएगा। लेकिन बड़ा नंबर है, आप फैक्टराइज करना सीखो। आई बात समझ में। तो 15 और 10 आ गया, तो हमको मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए? ये फैक्टराइजेशन मिटा देता हूँ। मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए? 150 चाहिए। मल्टीप्लाई करके 150 चाहिए और माइनस करके 5 चाहिए, तो 10 15 और 10 हो जाएगा। देयरफॉर
एक्स स्क्वायर प्लस बड़ा नंबर 15x, ठीक है, फिर प्लस इंटू माइनस छोटा नंबर 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। 15 का साइन प्लस है, 10 का साइन माइनस है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना है अब, x इंटू एक्स प्लस 15, ठीक है, सेम ब्रैकेट यहाँ पे भी x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो देखो प्लस माइनस है, माइनस बाहर आएगा, 10x में से x आ गया, इधर 10 बचा, देयरफॉर x प्लस 15 मेरा एक ब्रैकेट और x माइनस 10 मेरा दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। x प्लस 15 मेरा एक ब्रैकेट, x माइनस 10 मेरा दूसरा ब्रैकेट, देयरफॉर x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर प्लस 15 उस साइड गया तो क्या हो जाएगा माइनस 15 और माइनस 10 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब x क्या था हमारा, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। तो नंबर ऑफ ट्रीज कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है, तो माइनस 15 वैलिड नहीं होगा, तो लिखो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 15 इज नॉट वैलिड, ठीक है। क्या रीज़न लिखने का, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रीज कैनॉट बी नेगेटिव, आई बात समझ में। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब कॉलम में x ट्रीज है ना, तो कॉलम में 10 ट्रीज है, फिर उसके बाद में x प्लस 5 निकालो, मतलब 10 प्लस 5 निकालो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। तो रो में कितना ट्रीज हो जाएगा 15 ट्रीज हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 और 15 हो जाएगा। तो आप लिखोगे इधर देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज 10 एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, इन वन कॉलम लिखो और वन रो लिखो, ठीक है, वन कॉलम वन रो इज 15। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। आई बात समझ में। तो अब तक आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एकदम पूरा नॉलेज हो गया होगा, तो आप लोग आसानी से ये वर्ड प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं समझेगा तो वीडियो सोल्यूशन देखो, और अगर आ गया तो आप सोल्यूशन चेक करने के लिए देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है विवेक इज़ ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स। ओल्डर मतलब बड़ा है, क्या है, बड़ा है। विवेक बड़ा है किशोर से 5 साल। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा है, ठीक है, सॉरी जो छोटा है, किशोर छोटा है ना, उसको हम लोग x अज्यूम करेंगे, तो विवेक का क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे कंडीशन थोड़ा अलग दिया है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा होता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टा। तो x है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा, 2 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। आई बात समझ में, उल्टा कर देने का। तो हम किसको अज्यूम करेंगे, हम इधर लिखेंगे लेट किशोर को, लेट द प्रेजेंट एज पूछा है तो प्रेजेंट एज लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x ईयर्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x ईयर्स। किशोर का प्रेजेंट एज x ले लिया तो विवेक का क्या हो जाएगा, उससे 5 साल ज़्यादा। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक विल बी x प्लस 5 ईयर्स। कितना हो जाएगा, x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल मतलब इनका उल्टा, ठीक है। देयरफॉर बाय द गिवन कंडीशन लिखो, बाय द गिवन कंडीशन, ठीक है। क्या बोला है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो सम मतलब एडिशन, एडिशन कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। तो किशोर का हमने x लिया तो उसका 1/x हो जाएगा, प्लस प्रेजेंट एज ऑफ विवेक क्या था, x प्लस 5 था, ये हो जाएगा 1/x प्लस 5, और इनका सम जो है वो कितना दिया है क्वेश्चन में, 1/6 दिया है। तो ये हमारा कंडीशन हो जाएगा। आई बात समझ में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 1 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ये 1 इंटू एक्स हो जाएगा, और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देयरफॉर ये ऐसा हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू 1 किया तो वही सेम आने वाला है, प्लस है वो प्लस, फिर x इंटू 1 x ही आने वाला है,
डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस 5 होने वाला है, x इंटू एक्स प्लस 5, इसको हम एलसीएम लेना बोलते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना बोलते हैं, इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो देखो ये x और x क्या हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, देयरफॉर 2x प्लस 5 अपॉन, यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/6 दिया है। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो सिंपली यहाँ पे ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई नहीं करने का, सिंपली इससे 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 इससे, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, प्लस साइन नहीं है। प्लस साइन रहता है तो हम एलसीएम वगैरह लेते हैं, तब ये ऐसा करते हो, इसको इससे नीचे को नीचे से, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो सिंपली इसको इससे, देयरफॉर ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाई 1, तो सेम चीज़ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 12x प्लस 6 5 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करो, ये जो 12x प्लस 30 है ना, पूरे को ये साइड में लेके आओ, राइट साइड में लेके जाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 12x ये साइड आएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, प्लस 30 ये साइड आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12, प्लस 5 माइनस 12 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -30 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके 30 चाहिए, माइनस करके 7 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 30 चाहिए, माइनस करके 7 चाहिए, 10 3 ज़ा 10 माइनस 3 7 आ गया, 10 इंटू 3 30 हो गया। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस बड़ा नंबर 10x माइनस इंटू माइनस प्लस छोटा नंबर 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, इसको सॉरी इनमें से कॉमन निकालो और इन दोनों में से कॉमन निकालो। देयरफॉर x कॉमन आ गया, x माइनस 10, यहाँ पे भी x माइनस 10 बाहर आना चाहिए, माइनस माइनस है तो प्लस बाहर आएगा, 3x में से x आ गया तो 3 इधर आ गया, इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो x माइनस 10 दो बार है तो उसको एक बार लिखने का, और x प्लस 3 एक बार लिखने का, इज इक्वल टू 0। तो -10 वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो -10 वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, और +3 वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब हमको क्या पूछा है, एज पूछा है ना, x क्या है, x एज है, तो एज कभी भी नेगेटिव होता है क्या, नेगेटिव नहीं होता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 इज नॉट वैलिड लिखने का, नॉट वैलिड, ठीक है, सिंपल सा नॉट वैलिड लिखने का। क्यों, बिकॉज एज कैनॉट बी नेगेटिव, बिकॉज एज कैनॉट बी, अच्छा एज नहीं लिखा, बिकॉज एज कैनॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x किसका था, किशोर का था, x किशोर का था, तो विवेक का क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। देयरफॉर x प्लस 5 मतलब 10 प्लस 5 मतलब 15, ठीक है। हमको दोनों का प्रेजेंट एज निकालने बोला था, तो लिखो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज 10 years एंड विवेक इज कितना, 15 years, ठीक है। तो हो गया अपना सम सॉल्व, बहुत आसानी से सम सॉल्व हो गया। कंडीशन समझो, कंडीशन में वैल्यू पुट करो और अपने आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक और सम देखेंगे और बाकी का जो बचा हुआ वर्ड प्रॉब्लम है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन द सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट। तो सुयश जो एक नाम का लड़का है उसने 2 टेस्ट दिए, पहला टेस्ट दिया और दूसरा टेस्ट दिया, ठीक है। तो दूसरे टेस्ट में उसने 10 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किया, किसमें 10 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किया पहले टेस्ट से, सेकेंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा आया फर्स्ट टेस्ट से। तो हम फर्स्ट टेस्ट को क्या लेंगे, x लेंगे। फर्स्ट टेस्ट को x लिया तो सेकेंड में 10 ज़्यादा मिला तो x प्लस 10, ठीक है। पहले टेस्ट का मार्क्स x है, दूसरे टेस्ट का मार्क्स x प्लस 10 है, ठीक है। फिर हमको कंडीशन दिया है कि 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। मतलब
सेकेंड टेस्ट का जो टेस्ट का जो मार्क्स है उसका 5 टाइम्स, ठीक है, इज इक्वल, किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। मतलब ये आपको कंडीशन दिया है, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा इधर लेट द मार्क्स in the first test be x, let the marks in the first test be x, therefore the marks in the second test will be, कितना हो जाएगा, 10 ज़्यादा है ना, सेकेंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा मिला पहले से, तो अगर पहले में x था तो दूसरे में क्या हो जाएगा, विल बी x प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। अब हम लोग कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या बोला है कि 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज सेम। इज सेम मतलब क्या, इक्वल है। इज सेम मतलब क्या, इक्वल है, ठीक है। तो बाय द गिवन कंडीशन 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, सॉरी सेकेंड टेस्ट, दूसरे टेस्ट का 5 गुना, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में x है, उसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 टेन सा 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये 5x प्लस 50 वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x वो साइड गया तो माइनस 5x प्लस 50 वो साइड गया तो माइनस 50 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब 50 है, क्या करना है, 50 को 2 पार्ट में ये करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 50 आना चाहिए, माइनस करके 5, 10 और 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 5 सा 50, 10 माइनस 5 5। अब इसमें पुट करो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस बड़ा नंबर क्या है 10x है, ठीक है, छोटा नंबर क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है तो इधर माइनस आ गया, ये प्लस है तो इधर प्लस आ गया, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन, देयरफॉर x बाहर आ गया, x माइनस 10, फिर इधर भी x माइनस 10 आना चाहिए। देखो माइनस है तो प्लस बाहर आएगा, x में इधर आ गया तो 5 इधर आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 10 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 हो सकता है, ये इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू, या तो एक स्टेप और ऐड कर दो, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x का वैल्यू माइनस 10 वो साइड गया तो प्लस हो गया, x का वैल्यू माइनस 5 हो गया। तो हमको जो एग्ज़ाम में मार्क्स मिलता है वो नेगेटिव मिलता है क्या, नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप लोग लिखो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5 इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। इधर लिखो सिंस मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, कैन नॉट बी नेगेटिव। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है उसमें नेगेटिव मार्क्स मिलता है, लेकिन जो स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलता है। तो हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह कुछ बोला नहीं है, तो हम सीधा लिखेंगे मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और x हमने क्या लिया था क्वेश्चन में, x हमने लिया था फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स, और हमको पूछा भी वही है, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। देयरफॉर आप लिखोगे सुयश स्कोर्ड, आप लिखोगे सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट, इन द फर्स्ट टेस्ट। तो हमारा आज टोटल 5 क्वेश्चन हो गया है। प्रैक्टिस सेट 2.6 का वर्ड प्रॉब्लम्स के टोटल हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक टोटल एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब स्टार मार्क वाले क्वेश्चन हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमने एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएंगे, आप वहाँ पे भी जाके ज्वाइन हो सकते हो। और हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज है अजयस एकेडमी करके, वहाँ पे भी आप जाके उसको फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।